morning to all. Now, what we are doing, we are discussing as per theory. We are doing irregular shapes. Irregular shapes. अब ये पढ़ रहे हैं. हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है और अगर हम एक बार रिकैप शुरू करें तो मेरे ख्याल से 9 या 10 हम रेगुलर शेप्स we had completed अभी मुझे एक बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि साफ नहीं है, थोड़ा सा क्लियर करने दो. अब मेरे ख्याल से सबको बोर्ड तो विजिबल होगा, क्लियर दिख रहा होगा जिसे लिखा हुआ है रेगुलर शेप. चलो जी आगे देखो. आज हमने मेरे ख्याल से कल हमने बताओ कब कोई जना बताया मुझे 10 तक की थे ना कल हमने. लीनियर की थी लास्ट, लीनियर जो इरेगुलर वाला केस था 2+3 वाला. आज हमने उससे आगे करना है. मालूम नहीं सीरियल नंबर 11. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6, bond pairs 6, lone pairs 6, name of the geometry, that is a regular geometry, as no lone pair is there, nil. Name of the geometry is octahedral, and we had gone through example is SF6. इसको हमने आपको ध्यान में ऐसे ड्रॉ किया था, 4 बॉन्ड एक प्लेन में और 2 बॉन्ड इस प्लेन से परपेंडिकुलर. सारे बॉन्ड एंगल 90 के थे, सारे बॉन्ड एंगल 90 के थे. ठीक है. अब हमने इसकी रेगुलर फॉर्म्स पढ़नी है. 12, 6, 5, 1. 5 are the bond pair, 1 is the lone pair. Name of the geometry is that is square pyramidal. Square pyramidal. Name of the geometry is square pyramidal. This is irregular form of octahedral. Example is ClF5. ClF5. Chlorine पेंटाफ्लोराइड. तो बोर्ड आपको देखो विजिबल होगा मेरे हिसाब से. बोर्ड आपको विजिबल है लगभग. तो मैं इसको यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका शायद आप बना लोगे, फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं. क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इसके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बनाए. 5 हैलोजेंस हैं या फ्लोरीन है. फ्लोरीन को 5 जो इलेक्ट्रॉन से वो शेयर करके दिखाने हैं. फ्लोरीन के लिए 7 कर लेना, रेड एसिड में बना लेना, एक के साथ कर लेना. हमने क्लोरीन के सिर्फ आपको सेंट्रल एटम दिखाना है, सेंट्रल एटम के बॉन्ड पे दिखाना है. 5 बॉन्ड पेयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक ही लॉन. तो ये क्लियर करते हैं. 1 lone pair is there and 5 bond pairs are there. अब रेगुलर ज्योमेट्री कैसे बनाते हो? क्लोरीन के साथ मैंने 6 बॉन्ड बना लिए. 4 बॉन्ड स्क्वायर प्लेन में, एक परपेंडिकुलर ऊपर वाले प्लेन पे, दूसरा परपेंडिकुलर नीचे वाले प्लेन. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि हमने लॉन पेयर को कहाँ प्लेस करना है. सारे बॉन्ड एंगल तो 90 के हैं, तो बाय कन्वेंशन तो ये होना चाहिए कि हम लॉन पेयर को कहीं पे भी प्लेस कर दें, क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है थ्योरी के अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि 4 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेन. 4 बॉन्ड एक प्लेन में प्रेजेंट है. जैसे मैंने ऐसे बनाया था, तो ध्यान देखो SF6 और 2 प्लेन जो परपेंडिकुलर थे, मैंने ऐसे आपको समझाने की कोशिश की थी जब रेगुलर ज्योमेट्रीज पढ़ी
तो ये एडवाइजेबल है कि लॉन पेयर को इस प्लेन में ना प्लेस करें, क्योंकि वो कोप्लेनर हो जाएगा दूसरे बॉन्ड पेयर के साथ. तो दैट शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेन, आइदर एट दिस पोजीशन फर्स्ट और एट दिस पोजीशन, because if plane is different, repulsions are less. That is why if bond angle seems to be same 90 degree each, then lone pair should be placed in different planes so that repulsions should be less and the molecular stability will be more. इसलिए हमें लॉन पेयर को या तो यहाँ प्लेस कर दो या यहाँ प्लेस कर दो. जैसे मान लो मैंने यहाँ प्लेस कर, बाकी जगह पे मैंने क्या बना दिया, बॉन्ड क्या बना दिया. अब यहाँ पे कोई बॉन्ड तो नहीं है, मैंने इसको हटाया इस लाइन को और इस लॉन पेयर को यहाँ लेके आ गया, तो एक लॉन पेयर. इस ज्योमेट्री को स्क्वायर पिरामिड कहते हैं. दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड. इसको ड्रॉ कर लो, फिर अगली करते हैं. पहले इसको ड्रॉ करो, फिर नेक्स्ट करते हैं. ज़्यादा नहीं रह रही है, 2-4 ज्योमेट्रीज और रह रही है, उसके बाद फिर हम इसको रिकैप्चुलेट करेंगे और फिर बॉन्डिंग पैरामीटर्स पढ़ेंगे आज. बॉन्डिंग पैरामीटर्स. किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तुम में से इसमें? कोई डाउट हो तो बताओ. थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर रहा हूँ कि आपको साफ दिखे. देखो इस तरह से आपने लिखना है या ड्रॉ करना है. इसके बाद जो अगली ज्योमेट्री आनी है वही हमें पहले इसको रब करना पड़ेगा और फिर इसी टेबल को हम आगे स्टैंड करेंगे. Next case is geometry number 3rd, sheet number 13. 6, 4, 2. 6 are the total electron pairs. 4 are bond pair, 2 are lone pairs. Geometry is irregular due to the presence of lone pairs and is known as square planar. That geometry is called square planar. Example is XeF4, that is xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride. अब xenon नोबल गैस है, तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन उसके बनाने में वो ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं कैसे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आपको दिखने वाले हैं. क्लोरीन के हर एक क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेते हैं. मैं आपको xenon वाला आउटलेट पूरा करके दिखा रहा हूँ. xenon में कैसे सिचुएशन है देखो ये है. इसमें आपको दो तो लॉन पेयर दिख रहे हैं, ये भी लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है. 4 बॉन्ड पेयर तो लिखा हुआ है 4. अब मैंने ऑक्टेंडल ज्योमेट्री वाला बेसिक्स स्केलेटन बनाया है पहले ऐसे 4 बॉन्ड एक प्लेन के, एक बॉन्ड परपेंडिकुलर, दूसरा बॉन्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. अब लॉन पेयर अभी आपको समझाया था कहाँ प्लेस करने हैं, डिफरेंट प्लेन. यहाँ पे रिपल्शंस कम होंगे और 4 फ्लोरीन को हमने सेम स्क्वायर प्लेन कर दिया. स्क्वायर तो क्या है, ये वाला 90 को बनेगा. तो अब ये बॉन्ड ऐसे हमने शो किया, ऑब्वियसली आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, सीधा ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. एक लॉन पर यहाँ, दूसरा लॉन पर यहाँ. इसी ज्योमेट्री को ही स्क्वायर प्लेनर कहते हैं. स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर की फॉर्म में चारों बॉन्ड सेम प्लेन में है, इसलिए नाम पड़ा स्क्वायर प्लेनर. तो वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो. थोड़ा सा मैं इसे देखो आपने लिख लिया होंगे बॉन्ड पे, इसको थोड़ा सा ऐसे इनलार्ज कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में. लॉन पेयर बहुत नज़दीक बन गए हैं, वैसे लग रहा है कि एक ही डॉट है. मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ इसको, आपको दिखे ऐसे. अब शायद आपको दिख रहा हो, और इनको भी थोड़ा डार्क कर देंगे. ये शेप बनेगी जो octahedral की distorted form है, which is having total 6 electron pair, out of which 4 are bond pair and 2 are lone pair. All these shapes
oblique distorted geometries as well as the regular geometries are important for exam point of view, and they are very basic. That is why you should have mastery on them. तुम्हें सारे ड्रॉ करने आने चाहिए. अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो हम आगे चलते हैं. देखें जरा, इसको मिटा 14 7 are electron pair, 7 are bond pair, no lone pair. That geometry, regular geometry is called pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. And the example we have gone through is IF7. आपको ध्यान होगा IF7 हमने पढ़ा था, जिसमें 5 बॉन्ड पेंटागन की फॉर्म में सेम प्लेन में प्रेजेंट है एट द बॉन्ड एंगल ऑफ 72. ये वाला जो प्लेन है, ये सारे बॉन्ड एंगल कितने के हमने ड्रॉ किए थे? 72 डिग्री. इसके बाद जो दो बॉन्ड हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, इसलिए इस शेप को कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल. दो पिरामिडल ऊपर एक नीचे, और जो बेसिक प्लेन है वो पेंटागोन की फॉर्म में है. अगली जो शेप है, बॉन्ड पेयर इसमें 6 हो जाएंगे, लॉन पेयर 1 हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 रहेंगे, यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल की डिस्टॉर्टेड फॉर्म बनेगी. इसको नाम दिया गया है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. Distorted octahedral. Example is xenon hexafluoride. Xenon hexafluoride. लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाना है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? ये दिखाने के लिए कि कितने लॉन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं. अब 1 कैसे दिखाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने 8 इलेक्ट्रॉन बनाए. ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉर्मल गैस है इसलिए 8 डिग्री. फ्लोरीन कितने? 6 के सामने फ्लोरीन बना रहे हैं. अब देखो ये बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, जो शेयरिंग होगी यहाँ पे. ज़ीनॉन का आपने देखना है. इसमें देखो ये तो बॉन्ड पेयर है ये वाला, और ये 6 बॉन्ड पेयर. अब बेसिक ज्योमेट्री ये वाली चलती है. फिर सवाल ये उठता है कि लॉन पेयर को कहाँ प्लेस करें, एट द बॉन्ड एंगल ऑफ 72 या एट द बॉन्ड एंगल ऑफ दैट इज 90. तो हमें ज़ीनॉन के केस में जब हम ये शेप बनाएंगे तो देखो पहले मैं वैसे बना रहा हूँ, सेम स्कल 1 2 3 4 5. फ्लोरीन 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 फ्लोरीन. ये तुम्हारा पेंटागोनल प्लेन है. इसमें कोई मैंने लॉन पेयर नहीं दिखाया क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पे 72 का है. इस वजह से एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे तो देखो 5 और ये छठा हो गया, और एक पोजीशन पे लॉन पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर आएगा. इसी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं. डिस्टॉर्टेड octahedral. This is called distorted octahedral. You may place lone pair above the plane or below the plane perpendicular, that is at the angle of 90. तो ये टोटल पॉसिबल रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्रीज हैं. टोटल 15 हैं. 15 की आपने
अच्छी खासी मास्टरी करनी है, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये कि कैसे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर कैसे है, कैसे शेप का डिस्टोर्शन हो रहा है, सारा मैथमेटिकल है। देखो ज़्यादा सा इसमें क्रैमिंग का कुछ नहीं है, तो इसको ड्रॉ कर लो। फिर हम कुछ बॉन्डिंग पैरामीटर करेंगे, क्योंकि चैप्टर आगे पढ़ना है तो हमें फिर कुछ टर्म्स और पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और फिर हम कुछ एग्जांपल्स इसी थ्योरी के बेसिस पे करेंगे। कुछ आयंस की शेप्स देंगे, कुछ आयंस की कैटायन एनायन की शेप अगर ड्रॉ करनी है तो कैसे करते हैं इसके बेसिस पे। तो अगर आपने ड्रॉ कर लिया हो ये सारा, अगर लिख चुके हो तो हम आगे करते हैं। ठीक है भाई। अब अगला जो टॉपिक हमने करना है वो है बॉन्डिंग पैरामीटर्स। जो अगला टॉपिक हमने करना है इसका क्या नाम है, बॉन्डिंग पैरामीटर्स। बॉन्डिंग पैरामीटर्स, द नेक्स्ट वन इज बॉन्डिंग पैरामीटर्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए बॉन्ड लेंथ। इन शॉर्ट लिखते हैं बी डॉट एल, डिफाइंड एज distance between nuclei of combining atoms. Distance between nuclei of combining atoms is called bond length. Bond length is inversely proportional to stability. जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना बॉन्ड वीक होगा और उतना वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा। जब भी मॉलिकुलर साइज बढ़ेगा, या जब भी हमें प्रॉपर्ली कहना चाहिए जब भी एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड वीक होता जाएगा साइज बढ़ने के साथ साथ। ठीक है भाई। जब भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि लार्जर और बिगर इज द बॉन्ड, वीकर इज दैट वेरी बॉन्ड, तो ये बॉन्ड वीक होता है। सेकेंड इज bond angle, defined as angle between bond pairs or angle between lines showing bonds। जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, हमने क्या कि भाई जैसे मैंने बनाया कि ये मीथेन है, ऐसे मीथेन को ड्रॉ किया, ये जो लाइंस हैं बॉन्ड्स को शो करती है, जो लाइंस हैं इनके बीच में जो एंगल होगा उसे बॉन्ड एंगल कहेंगे। यही देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा होने से बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। मोर इज द बॉन्ड एंगल, मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है। थर्ड इज बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। Defined as
number of covalent bonds present between combining atoms, present between combining atoms. Bond order directly depends upon stability, inversely depends on bond length. जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा डबल बॉन्ड से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टेबल होगा सिंगल बॉन्ड के कार्बन। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कंबाइनिंग एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। जैसे मैंने लिया बॉन्ड ऑर्डर, दो कार्बन्स के बीच में पहले ट्रिपल दिखाया है, 3 दिखाया है, तो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, ये बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होगी और ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, उतने एटम्स दूर हो जाएंगे, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतने एटम्स नज़दीक आएंगे, जितने एटम्स नज़दीक आएंगे उतना ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जो अगली टर्म में ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे स्पेस इतना नहीं है, what is bond enthalpy? Bond enthalpy E dot E, defined as energy released when 1 mole of bond are formed between combining atoms। एक मोल जब बॉन्ड बन जाए उस एंथैल्पी को बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जैसे H plus H gives you H2 and this the bond enthalpy is minus 434 किलोजूल पर मोल। एक मोल बॉन्ड बनने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability, directly proportional to bond order, inversely proportional to bond length। रिलेशन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करोगे इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपकी बुकलेट्स में जो भी है, आपके पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बकायदा आपको ये आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो नाम से पता लग रहा है डिसोसिएशन, बॉन्ड तोड़ने में जो एंथैल्पी चाहिए, इसको लिखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को B डॉट D डॉट E डिफाइंड एज energy required to break 1 mole of bonds present between atoms, present between atoms। Bond dissociation enthalpy is equal to bond enthalpy, only difference is of sign, ये प्लस होती है, ये हमेशा रिलीज होती है माइनस होती है, ये फर्क है। इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं H bond within the arrow 2 hydrogen atoms are formed in
this the enthalpy released is called bond dissociation enthalpy. The magnitude comes up to the same. That is 434 kilojoule per mole. बस प्लस आएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, आप गेट इसमें दे रहे हो, ये रिलेशन सेम हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहेगा, बाकी कुछ लिखने वाला नहीं है। तो टोटल हमने, अगर आपको ध्यान होगा, अभी हमने 5 बॉन्डिंग पैरामीटर पढ़े हैं, 5 बॉन्डिंग पैरामीटर। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ पढ़ा, उसके बाद बॉन्ड एंगल पढ़ा, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पढ़ा, उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पढ़ा। तो पांचों भैया ये इंपॉर्टेंट है, इनमें आपस में रिलेशन आपको आना चाहिए, जैसे समझाया। अब इन पांचों में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इन पांचों के ऊपर मैं अभी तुम्हें 2-4 सवाल कराऊंगा, और उनमें से 1-2 क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज एक्सप्लेन बॉन्ड एंथैल्पी अगेन। हाँ जी बोलो खुशी। Sir, please explain bond enthalpy once again. Okay. Bond enthalpy means energy released when one mole of bonds are formed between combining atoms. जब हमारे पास एक मोल बॉन्ड बन रहे, एक मोल एटम्स का इसमें रेफरेंस नहीं है, कितने भी एटम्स हो, 10 मोल हो, 20 मोल हो, 50 मोल हो, उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनने चाहिए? 1 मोल। क्योंकि ये कन्वेंशन है कि जब भी हम कोई एनर्जी चेंज डिफाइन करते हैं, कोई भी एनर्जी चेंज है, वो बेसिकली हम 1 मोल के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो इसको अंडरलाइन भी किया गया इस पैरामीटर को, कि जब 1 मोल बॉन्ड बन जाएंगे कंबाइनिंग एटम्स के बीच में, उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। और हमें पता है जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी उस मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी एटम्स के मुकाबले, इसका मतलब उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने पढ़ा था, अभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, और वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से इनवर्स है, इससे उल्टा है। वहां पे बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमने डिफाइन। अब यहाँ पे वर्ड आ गया डिसोसिएशन। तो अगर हमने इसी बॉन्ड को जो बनाया है, एक मोल बॉन्ड बनाए हमने, तो अगर तोड़ना है तो ऑब्वियसली हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वापस उस मॉलिक्यूलर स्पीशीज को, जिससे कि एक मोल जो बॉन्ड बने थे वो सारे के सारे ब्रेक हो और वो फिर से अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाए स्पीशीज। तो इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। देखो 4 3 4 साइन सिर्फ उल्टा होगा। बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा माइनस में होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव में होगी क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए इसके अंदर। अब जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर अभी भी किसी बच्चे को 5 बॉन्डिंग पैरामीटर में कोई डाउट है तो वो बेझिझक होके फिर से पूछे, फिर से समझाया जाएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि इनके ऊपर छोटे मोटे सवाल कैसे आते हैं, हमें कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। करें आगे? यस सर। चलो जी देखो, तो ऐसे अब तुम में से ऐसा तो कोई नहीं जो सो रहा हो। अब अपने कई बच्चों की ऐसी शिकायत आती है कि जी वो अपना क्लास ज्वाइन करके और सो जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है? चलो जी, अगर हम देखें अब आगे, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। एक बच्चा अभी भी वेटिंग में था तो उसको ज्वाइन करा रहे हैं, कैसे वो जाएगा?
तो ये आपने रिज्वाइन कर लेना है, जैसे कि लगभग 8-10 मिनट इस क्लास के रह रहे होंगे, तो फालतू रह रहे होंगे, तो उसको लॉग आउट होने के बाद फिर से रिज्वाइन कर लेना। अब देखो थोड़ा सा अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, जरा ध्यान देना। देखो जैसे ग्रुप 1 मैंने लिखा, ग्रुप 1 मैंने लिखा भाई लिथियम लिथियम बॉन्ड बन रहा है, सोडियम सोडियम बॉन्ड, पोटेशियम पोटेशियम बॉन्ड है, मान लो ऐसे एटम एसोसिएटेड है, पोटेशियम के बीच में मेटालिक बॉन्ड, तो भाई हम ये कहते हैं वैसे नीचे एक्सटेंड होगा, नीचे की तरफ साइज बढ़ता है। ज्वाइनिंग की जरूरत है, अबे कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत है उनके नेटवर्क में ज्वाइनिंग है। चलो कोई नहीं, आगे ध्यान देना। अभी देखो आगे जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे कि जो साइज है डाउन तक वो बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़े मैंने अप्लाई किए यहाँ पे। अब मान लो ऐसे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर करके यहाँ पे पहुँच गए, तो 15 16 और 17, तो 16 15 को क्या कहते हैं, they are called nicogens, they are known as chalcogens, chalcogens, and they are known as halogens. Nicogens, chalcogens and halogens. हमने यहाँ पे इसको नाइट्रोजन फैमिली लिखेंगे, एक बॉन्ड है NN बॉन्ड, कैसे लिखा हूँ ध्यान देना। अगला बॉन्ड है PP बॉन्ड, फिर बॉन्ड है आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, लास्ट में मैंने लिखा बिस्मिथ बिस्मिथ बॉन्ड। तो मैंने बॉन्ड लेंथ को देखो बढ़ाता जा रहा हूँ, क्यों बढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इसलिए मैं बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जैसे मैंने बनाया ये जस्टिफाइड है, साइज बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़नी है इनके बीच में, दैट इज जस्टिफाइड कॉन्सेप्ट। तो भाई अभी जैसे एक तो राघव राणा है एक बच्चा, वो अभी उसने अभी ज्वाइन किया, तो भाई लेट क्यों आते हो, तुम इतना इतना लेट ज्वाइन करते हो, और डिस्कनेक्ट हो हैं, तो यार थोड़ा सा ध्यान रखो ना, अब बहुत सारा मिस हो जाता है ना, देखो बीच में फिर दिक्कत होगी तुम्हें। वैसे ही रक्षित है, वो भी काफ़ी लेट उसने ज्वाइन किया है, चलो कोई नहीं, अब ध्यान दो जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 15, 16 और 17 पे जो एलिमेंट्स हैं, कोई NN बॉन्ड, PP बॉन्ड, आर्सेनिक आर्सेनिक बॉन्ड, एंटीमनी एंटीमनी बॉन्ड और बिस्मिथ बिस्मिथ बॉन्ड। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये वेरिएशन थर्ड चैप्टर में आप पढ़ते हो, दैट इज साइज इज गोइंग टू इंक्रीज, atomic size increases down the